नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल रंजीत ब्लॉग। अभी हम रीड कर रहे हैं बुक रिच डैड पुअर डैड, अध्याय 3, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। इसके अंदर ये कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। इस चैप्टर को हम आगे भी रीड करते हैं। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक घिसे पिटे दर्रे पर चलती है। हाल में शादीशुदा, खुश, बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने वाले लगते हैं। जल्दी ही उन्हें यह लगने लगता है कि वह पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं वह छोटा है। वह अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वह बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास दो तनख्वाहें होती हैं और वह अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, आय और व्यय, फिर उधर उनका संपत्ति और दायित्व, दोनों चीजें भी वैसे ही बढ़ने लगते हैं। उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। कई लोग सोचते हैं इनकम टैक्स, परंतु ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। कर्मचारी को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 7.5% के करीब होता है, परंतु हकीकत में यह 15% होता है, क्योंकि आपके बॉस को भी सोशल सिक्योरिटी की उतनी ही रकम मिलानी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि यह वह पैसा है जो आपका बॉस आपको नहीं दे सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे सोशल सिक्योरिटी टैक्स की रकम पर इनकम टैक्स भी देना होता है। और यह ऐसी आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई, बल्कि सीधे ही सोशल सिक्योरिटी में चली गई है। इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वापस युवा पति पत्नी की कहानी की तरफ चलें। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराए के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीदेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से मॉर्गेज, ऋण और क्रेडिट कार्ड चुकाने हैं। अब वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं, प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है, ज्यादा पैसा आता है, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है, जिसे ब्रैकेट क्रिप भी कहा जाता है, ताकि इनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वह उसका इस्तेमाल करते हैं, वह खत्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, उनके घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफर देती है, क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में है होगी कि वे अपने ऊंची ब्याज दर पर लिए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें।
और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले ब्याज से उन्हें टैक्स में छूट भी मिलेगी। वे ऐसा ही करते हैं और ज़्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्गेज में बदल दिया है। उनका भुगतान भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की किस्तों में चुकाना है। समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने का न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का। वह अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। परंतु अगर कोई चीज जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे युवा दंपत्ति से हर समय टकराता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं परंतु उनकी पैसे की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूँ। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है? उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें और ज़्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरह से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फर्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्याएं सुलझती हैं। समस्याएं समझदारी से सुलझती हैं। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा दिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। मेरे डैडी बचपन में हमें बताया करते थे कि जापानी 3 ताकतों को मानते थे, तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका में हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च किया कर दिया है और इसी कारण वह आज विश्व में सबसे ताकतवर देश है। रत्न पैसे की ताकत का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ तो सच्चाई है। यह स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मविज्ञान का प्रतीक है। जापानी दंत कथा के अनुसार यह आत्मविज्ञान इन तीनों में सबसे कीमती वस्तु थी। गरीब और मध्य वर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वह सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ न होने के कारण ज़्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को यह इजाज़त दे देते हैं कि वह उन्हें काबू कर ले। पैसे की ताकत उन्हें विरोध में इस्तेमाल होती है। अगर वे दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी है? बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण यही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप ज़्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज़्यादा छूट मिलेगी। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, खतरे मत उठाओ।
ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज़ होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वह अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से ज़्यादातर लोग अपनी समस्या हल करने के लिए नहीं तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी क्या कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज़्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि खुद डरे हुए होते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में कहा जाता है जैसे खेल में, संबंधों में, कैरियर में, धन में। इसी डर, इसी समाज से कट जाने के डर के कारण लोग लीक पर चलते हैं और समाज की स्वीकृति, मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक संपत्ति है, बिल कंसोलिडेशन लोन लो और कर्ज से बाहर निकल जाओ। कड़ी मेहनत करो, प्रमोशन का सवाल है, एक दिन में 22 प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, एक दिन में वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित है। टिकल मी एल्मो डॉल्स अभी स्टॉक में नहीं है, परंतु मेरे पास एक डॉल रखी हुई है जो दूसरा ग्राहक अब तक लेने नहीं आया है। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की नकल के कारण पैसे की बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुए तो हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम केवल अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उनके डैडी के साथ बैठे रहते थे जो वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारी के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें आदेश और निर्देश दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज पर दौड़ते चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले लिए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी। हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वह नहीं हो सकता से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल में बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी, परंतु उनके पास पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण वे सफल भी थे। वह हमें बार बार बताया करते थे, एक समझदार आदमी अपने से ज्यादा समझदार लोगों को नौकरी पर रख सकता है। और इसलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का लाभ मिला। परंतु इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक हमें सिखाते थे, और इस वजह से कई समस्याएं पैदा हो गई।
जब कोई टीचर कहता था अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं अपनी भौहें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पिटे टर्रे पर चलने को कहा जाता था और नियमों का अक्षरशः पालन करना सिखाया जाता था, तो हमें यह लगता था कि स्कूली शिक्षा दरअसल रचनात्मकता का गला घोट देती है। हम अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूल को इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके, ना कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली जिंदगी में क्या उपयोगिता है, या यह है कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज़्यादा जानते जानते जाते थे, अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी कुछ मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, परंतु हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों इत्यादि की बातें सुनता था। मेरे डैडी शिक्षकों से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि आपका घर आपके लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है। इस बात को लेकर हम दो लोगों में बहस हो गई। जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है, आगे आने वाले चित्र में हम साफ हो जाता है कि अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में जितना अंतर था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक संपत्ति था, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से यह दायित्व था। आज भी लोग बाग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं होता। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक और नज़रिया सुझाना चाहता हूँ। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज़्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं, तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ति नहीं होगी बल्कि एक दायित्व होगा, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो यह रहा मेरा तर्क। हालांकि ज़्यादातर लोग मुझसे न सहमत भी नहीं होते हैं, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज़ होती है, और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे के समझ को हरा देती हैं। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है। जब घर की बात आती है तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग की घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं, और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वे लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। हालांकि लोगों को मॉर्गेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, परंतु वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले डॉलरों का उपयोग करते हैं अपनी मॉर्गेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी।